हेलो बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो याद कीजिए तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तीन लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला लॉ, दूसरा हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा पढ़े थे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लास्ट वीडियो याद कीजिए, तीन लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। चौथा हम लोग का बचा हुआ है। चौथा लॉ कौन सा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और कुछ न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पर आएंगे। तो समझिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और यहां पर ध्यान में रखना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अपना ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है। अगर जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा, हो सकता है कोई पॉइंट मिस कर जाए, तो वीडियो पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा समझने के लिए। चलिए हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय रिक्टर। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को किन्होंने दिया था? रिक्टर ने दिया था। ध्यान से स्टेटमेंट को समझिए, ध्यान से समझना है। व्हेन ए डिफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, तो ध्यान रखना है, व्हेन ए डिफिनिट मास ऑफ एलिमेंट ए, तो कोई एलिमेंट है ए, उसका कैसा मास? डिफिनिट मास। तो हम लोग मान लेते हैं कोई एलिमेंट, सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन है। चलिए ये कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। इसका डिफिनिट मास, तो ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन का डिफिनिट मास या फिक्स्ड मास, पॉइंट एकदम ध्यान में रखिएगा। मैंने पहले ही कहा है, इस लॉ को समझने के लिए ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ध्यान 5 मिनट के लिए कहीं भी नहीं भटकाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। जरूरत पड़े तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर कर देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, तब ये समझ में आएगा। व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, तो एलिमेंट ए का डेफिनेट या फिक्स्ड मास, एलिमेंट ए किसको माना हम लोगों ने? ऑक्सीजन को। अब पढ़िए, combines with two other elements B and C to form two compounds। तो ये जो एलिमेंट A है वो दो और एलिमेंट B और C के साथ कंबाइन कर कर दो कंपाउंड बना रहा है। तो ध्यान से फिर से पढ़ते हैं, when definite mass या fixed mass of an element A combines with two other elements B and C to form टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड बना रहा है। तो हम लोग दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं हाइड्रोजन, और एक एलिमेंट मान लेते हैं कार्बन। तो ध्यान दें, ये है एलिमेंट बी और ये है एलिमेंट सी। तो ध्यान देना है, एलिमेंट ए ऑक्सीजन, एलिमेंट बी हाइड्रोजन, एलिमेंट सी कार्बन। अब सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं, when definite mass fixed mass of element A combines with two other elements B and C, तो A B के साथ कंबाइन कर रहा है, A C के साथ कंबाइन कर रहा है। तो एलिमेंट A वो एलिमेंट B और एलिमेंट C के साथ कंबाइन कर कर दो कंपाउंड बना रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर कर एक कंपाउंड मान लेते हैं H2O। ऑक्सीजन और कार्बन कंबाइन कर कर एक कंपाउंड मान लेते हैं CO2। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो ऐसे तो कंपाउंड बहुतों बनेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लिए समझने के लिए। तो अब ध्यान से समझिए, व्हेन डिफिनिट मास या फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट ए मतलब ऑक्सीजन कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी, तो ऑक्सीजन दो अदर एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कंबाइन कर कर टू फॉर्म टू कंपाउंड, दो कंपाउंड बना रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहां तक का लाइन क्लियर हो गया। व्हेन डेफिनेट या फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट ए combines with two other elements B and C to form two compounds। ध्यान से, and if B and C also combine to form another compound,
तो बी एंड सी ऑल्सो कंबाइन, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। तो हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन कर कंपाउंड बना दीजिए, बहुत सारे बनेंगे हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड ले लेते हैं, क्या हम लोग, CH4। तो बी एंड सी कंबाइन कर एक अनदर कंपाउंड बना दिए, कौन सा, CH4। अब आगे का पॉइंट समझने वाला है, यहां तक तो बिल्कुल समझना आसान है। एलिमेंट ए का डिफिनिट या फिक्स्ड मास एलिमेंट बी और एलिमेंट सी के साथ कंबाइन कर दो कंपाउंड बना दिया, H2 और CO2। बी और सी भी कंबाइन कर आपस में एक अनदर कंपाउंड बना रहा है, मीथेन, ठीक है ना। अब आगे पढ़िए, अब क्या बोला जा रहा है वो ध्यान से समझिए। देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी आर इन सेम प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो। अब ये बी और सी का जो कंबाइन करने वाला जो मास है वो सेम प्रोपोर्शन या सिंपल रेशियो में बोला जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, तो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। अब इसको ध्यान से समझिए जो अंडरलाइन किया गया है। देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी का कंबाइन करने वाला जो मास है आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो। भाई वो सेम प्रोपोर्शन या सिंपल रेशियो में, किसके रेस्पेक्ट में, तो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। इसको हम लोग समझते हैं फिक्स्ड मास ऑफ ओ, फिक्स्ड मास ऑफ ओ। भाई ए कौन है, तो ऑक्सीजन है, तो उसका फिक्स्ड मास यहां भी देखिए लिखा हुआ है, व्हेन डिफिनिट मास या फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट ए। तो एलिमेंट ए का डिफिनिट या मास क्या लेकर चलना है, फिक्स लेकर चलना है। तो सिंपल हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी नहीं, हम लोग का पर्पस कैलकुलेशन पर नहीं है, हम लोग का पर्पस लॉ, इस लॉ को समझना है। तो ये लॉ थोड़ा टेढ़ा है समझने में, तो टेढ़े चीज को समझने के लिए बाकी चीजों को क्या रखा जाए, आसान रखा जाए, तो कैलकुलेशन सिंपल रखा जाए यहां पर। तो ए का ऑक्सीजन का फिक्स्ड मास कितना, तो 32 ग्राम हम लोग ले लेते हैं। चलिए अब जरा ये बताइए यहां से देखकर, ठीक है ना, ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ हाइड्रोजन का कितना ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कार्बन का कितना ग्राम, वो निकालिए, ठीक है ना। तो मास ऑफ H विथ 32 ग्राम O, मास ऑफ C विथ 32 ग्राम O। चलिए हम लोग रफ नीचे में करते हैं, H2O रफ नीचे में करते हैं, तो 2 + 16, तो जरा बताइए ये 2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, 16 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ हाइड्रोजन का कितना ग्राम, तो 4 ग्राम, ये 4 ग्राम। चलिए अब हम लोग CO2 पर आते हैं, CO2 पर, CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, तो यह तो डायरेक्ट है, ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कार्बन का कितना ग्राम, 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कार्बन का कितना ग्राम है, 12 ग्राम। अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना, सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। फिक्स मास ऑफ ए का फिक्स मास, ऑक्सीजन का फिक्स मास कितना, 32 ग्राम, वो बी और सी के कितने ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम बी हाइड्रोजन से 4 ग्राम से के साथ कंबाइन कर रहा है, और सी कार्बन के साथ 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम कार्बन के कितने ग्राम के साथ, तो 12 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी,
तो बी और सी का जो कंबाइनिंग मासेस है 4 ग्राम और ये 12 ग्राम, तो ये किस रेशियो में है? तो 4 ग्राम और 12 ग्राम ये 1:3 के रेशियो में है। तो बोला क्या जा रहा है कि ये जो कंबाइनिंग मासेस हैं बी और सी या तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे या तो सिंपल रेशियो में होंगे। किसके साथ में? तो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। तो ये बताइए ए के फिक्स्ड मास के साथ ये 4 ग्राम और 12 ग्राम कंबाइन किया। अब हम लोग मीथेन में आते हैं, मीथेन CH4 में। तो यहां पर बताइए कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, तो ये हो गया कार्बन के लिए, ये हो गया किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ये बताइए मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो कितने का? तो 4 और 12 का। तो हाइड्रोजन कार्बन रेशियो इन मीथेन, मीथेन में कितने का? तो 4 और 12 का। ध्यान में रखिए मीथेन का मोलिकुलर वेट कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 है, तो 12 + 4 ऐसा ही निकालेंगे। कार्बन का 12 ग्राम, तो हाइड्रोजन का कितना ग्राम? 4 ग्राम। तो यहां बी और सी का जो कंबाइनिंग मास है, इसमें बी और सी का जो कंबाइनिंग मास है, तो बताइए बी और सी का जो कंबाइन करने वाला मास है वो कितना है? 4 12, ठीक है ना। और बी का यहां और सी का यहां, मतलब बी और सी का ये जो मास ए के डिफरेंट मास के साथ जो कंबाइन कर रहा है वो भी कितने का? 4 और 12 का, सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। तो यहां बी और सी का कंबाइन करने वाला मास और यहां बी का और यहां सी का कंबाइन करने वाला मास या तो सेम प्रोपोर्शन में होता है या तो सिंपल रेशियो में होता है। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, पहले यहां समझ लीजिए। यहां बी और सी का कंबाइन करने वाला मास का रेशियो, यहां बी का जितना मास कंबाइन किया और यहां सी का जितना मास कंबाइन किया, उनका रेशियो या तो सेम होता है या सिंपल होल नंबर के रेशियो में पाए जाते हैं। तो पढ़िए कंबाइनिंग मासेस, यही लाइन आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये किसको बोला जा रहा है? कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी, ये वाला बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी, ध्यान में रखना है, देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी, यहां पर ये वाला आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो। किसके साथ में? तो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। तो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। तो बताइए ए के फिक्स्ड मास 32 ग्राम के साथ बी का हाइड्रोजन का कितना ग्राम कंबाइन किया? 4 ग्राम। ए के फिक्स्ड मास 32 ग्राम के साथ सी का कार्बन का कितना ग्राम कंबाइन किया? देख लीजिए यहां पर 12 ग्राम। तो ये बी और सी का जो कंबाइनिंग मासेस है यहां, और यहां बी का जो कंबाइन किया और यहां सी का जो मास कंबाइन किया है ए के फिक्स्ड मास के साथ में, वो या तो सेम प्रोपोर्शन में होता है या सिंपल रेशियो में होता है। तो हाइड्रोजन कार्बन इन कितना मीथेन में? 4 और 12, और हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है ना, विथ फिक्स्ड मास ऑफ ओ, वो कितना हम लोग का? 4 और 12। तो ये सेम प्रोपोर्शन में है। कोई जरूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में ही मिले, वो एक सिंपल रेशियो में भी मिल सकता है। तो ये था हम लोग का एग्जाम्पल में पहला। अभी इस लॉ को हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, तो आप लोग पूरा उतारिए। हम लोग नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे जैसे लेंगे ये लॉ और भी क्या होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। मैं समझ रहा हूं हो सकता है कि मे भी थोड़ा बहुत मन में कंफ्यूजन रहे, कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल नहीं करना है भाई। जो चीज़ थोड़ा टफ होता है उसको एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मनुष्य का बुद्धि से कोई भी चीज़ ऊपर का नहीं है। हम लोग अपना बुद्धि लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ क्या नहीं सकते हैं, हर चीज़ समझ सकते हैं। बस थोड़ा टफ है,
दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, चीज़ें और आसान हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले ले, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग इसको उतारिए। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, कंपाउंड जो बनाएंगे उसमें चेंजेस करेंगे। एलिमेंट ए, बी और सी वही है। एलिमेंट ए ऑक्सीजन। अब ये बताइए ऑक्सीजन का कैसा मास लेकर चलना है, तो फिक्स मास लेकर चलना है। व्हेन डेफिनेट मास और फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट ए, तो एलिमेंट ए का मास डेफिनेट लेकर चलना है। तो एलिमेंट ए कौन है, ऑक्सीजन। एलिमेंट बी कौन है, हाइड्रोजन। एलिमेंट सी कौन है, तो कार्बन, ठीक है ना। तो एलिमेंट ए का डेफिनेट मास या फिक्स्ड मास एलिमेंट बी और एलिमेंट सी के साथ कंबाइन कर कर दो कंपाउंड बना रहा है। एक कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड बदल देते हैं, दूसरा कंपाउंड कौन सा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कर दे रहा है। तो एलिमेंट ए का फिक्स्ड मास कंबाइन कर कर बी और सी के साथ दो कंपाउंड बना रहा है। एंड बी एंड सी ऑल्सो फॉर्म अनदर कंपाउंड, बी और सी भी कंबाइन कर कर अनदर कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस बार कंपाउंड बदल देते हैं, ये बोल देते हैं C2H6 कर देते हैं। बी और सी कंबाइन कर कर अनदर कंपाउंड बना रहा है। तो बोला क्या जा रहा है, यहां बी और सी का जो कंबाइनिंग मासेस है, देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंबाइन करने वाला मास है यहां पर, देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो। किसके रेस्पेक्ट में, भाई बी और बी यहां भी तो कंबाइन किया है ऑक्सीजन के साथ, सी यहां भी तो कंबाइन किया है ऑक्सीजन के साथ। तो यहां जो बी और सी हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइन किया, उसका कंबाइनिंग मासेस यहां पर आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो। किसके साथ में, तो विद द कंबाइनिंग मासेस ऑफ ए, फिक्स मास ऑफ ए। तो ये बी ए के साथ और सी ए के साथ जो कंबाइन कर रहा है, तो बी का यहां जो मास कंबाइन किया और सी का यहां जो मास कंबाइन किया, उसके साथ में सेम प्रोपोर्शन या एक सिंपल रेशियो में होगा। पढ़िए, देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी। तो ये जो बोला जा रहा है देन द कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी, यहां के लिए बोला जा रहा है आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो। किसके साथ में, तो टू द मासेस ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। तो ये बी का मास ए के फिक्स मास के साथ कंबाइन किया, ये सी का मास ए के फिक्स मास के साथ कंबाइन किया, उसके साथ में सेम प्रोपोर्शन या सिंपल रेशियो में होता है। चलिए फिर से कैलकुलेशन करते हैं। ए का ऑक्सीजन का फिक्स मास फिर से कितना ग्राम मान लिए, 32 ग्राम। अब आइए, अब ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ ये हाइड्रोजन कितना कंबाइन करेगा और ये ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कार्बन कितना कंबाइन करेगा वो निकालना है। तो H2O2 मोलिकुलर वेट निकालिए, तो 2 + 32। तो भाई ये हाइड्रोजन के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ हाइड्रोजन का 2 ग्राम कंबाइन करेगा। ये कितना ग्राम, 2 ग्राम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब यहां पर चले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिकुलर वेट 12 + 16। तो ये हम लोग का कार्बन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए। तो यहां बताइए कार्बन के 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो भाई 32 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा, 24 ग्राम करेगा, 24 ग्राम। तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन
ए के ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ जो कंबाइन कर रहे हैं वो रेशियो कितने का, 2 और 24 का। अब यहां पर आते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन इन C2H6, C2H6 में आइएगा, तो C2H6 में चलें तो बताइए C2H6 कार्बन 24 हाइड्रोजन 6, तो ये किसके लिए, ये कार्बन के लिए, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो C2H6 में हाइड्रोजन 6 ग्राम तो कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 6 ग्राम तो कार्बन 24 ग्राम। तो ये हाइड्रोजन क्या है, तो B है, और कार्बन कौन है, C है। तो B और C का कंबाइनिंग मासेस, यहां पर B और C का कंबाइनिंग मासेस कितना, तो 6 और 24 के रेशियो में। अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो विथ फिक्स्ड मास ऑफ O के फिक्स्ड मास के साथ में। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो O के फिक्स्ड मास के साथ में कितना, तो 2 और 24 का। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कितना ग्राम, 2 ग्राम, कार्बन का ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कितना ग्राम, 24 ग्राम। अब ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंबाइनिंग मासेस है वो C2H6 में है, तो यहां हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंबाइनिंग मासेस है आर इन सेम प्रोपोर्शन और हैव ए सिंपल रेशियो विद द कंबाइनिंग मासेस ऑफ B एंड C विथ फिक्स्ड मास ऑफ A। तो B और C का A के फिक्स्ड मास के साथ जो कंबाइन करा हो कितना है, 2 और 24। अब इधर मैं मिटाता हूं, अब आप गौर से देखिए, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का कंबाइनिंग मासेस कितना, 6:24, और हाइड्रोजन और कार्बन का कंबाइनिंग मासेस ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ कितना, तो 2:24। इसका रेशियो लीजिए तो कितना आएगा हम लोग का, 6/2 इक्वल टू 3:1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी और सी का जो कंबाइनिंग मासेस है वो या तो सेम प्रोपोर्शन में होता है ए वाले एग्जांपल में, या एक सिंपल रेशियो में होता है, किसके साथ में, तो विथ कंबाइनिंग मासेस ऑफ बी एंड सी कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए। चलिए, तो ये दो एग्जांपल से हम लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये था हम लोग का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर इस वीडियो में, इस लॉ में आप लोगों को लगता है कि फिर से समझने की जरूरत है तो वीडियो को रिवाइंड कर कर बार बार देखिए, जिससे कि ये तब तक देखते रहिए जब तक ये क्लियर ना हो जाए। चलिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन ध्यान दें, क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, तो ये जो 4 लॉ पढ़े हैं वो बिल्कुल क्लियरली आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर ये 4 लॉ आपके दिमाग में छपा हुआ है तभी क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। अगर ये लॉ आपके दिमाग में नहीं है तो पहले इन चारों लॉ को आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिए, तब क्वेश्चन को कीजिए। अगर बढ़िया से रिवीजन है, लॉ आपके दिमाग में है, तब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझना आसान होगा, इजी होगा। तो मैं लॉ को रिपीट करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया था, तो किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व होता है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। चलिए दूसरे लॉ पर आते हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया था, तो कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स का मास का रेशियो या मास का परसेंटेज क्या होता है, फिक्स होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए, उसमें एलिमेंट्स फिक्स होते हैं और उनका कंबाइनिंग मासेस वो भी एक फिक्स रेशियो या फिक्स परसेंटेज में होता है।
फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताया गया था याद दिलवाता हूं, दो एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन कर कर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर कर बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, NO, NO2, N2O5, याद कीजिए, ठीक है ना। Then the combining masses of A with fixed mass of B, तो A का जो मास B के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दे तीनों जगह, तो ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ नाइट्रोजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करता है वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में मिलेगा। चलिए उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो आज के क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं। तो शॉर्ट में मैंने आप लोगों को ये जो लॉ थे वो मैंने रिवाइज करवा दिया, लेकिन एक बार आपका भी फर्ज बनता है कि अपने कॉपी में नोट्स में देखकर लॉ को खुद से रिवाइज कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, इफ वाटर सैंपल आर टेकन फ्रॉम सी, रिवर्स और लेक, तो वाटर का सैंपल कहां से लिया गया, सी से, रिवर से या लेक से। तो वाटर एक केमिकल कंपाउंड अलग अलग सोर्स से लिया गया, कभी सी से, कभी रिवर से, कभी लेक से। दे विल बी फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8। दिस इंडिकेट्स द लॉ ऑफ, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया कौन से लॉ को इंडिकेट करता है, वाई वाटर एक केमिकल कंपाउंड, सोर्स अलग अलग है उसका, वो वाटर सी से, रिवर से या कहां से लिया गया, तो लेक से, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स पाए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो सब जगह किस रेशियो में पाए गए, 1:8 के रेशियो में। बोलिए कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसलिए मैंने बोला था लॉ को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाइए। तो यह स्टेटमेंट किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर कर दो कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कौन सा हम लोग का, H2O, containing 5.93% एंड 11.2% हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। तो दोनों में हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर कर दो कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2O, और हाइड्रोजन का परसेंटेज का डाटा दे दिया। बोला क्या जा रहा है, द डाटा इलस्ट्रेट्स, ये जो डाटा है कौन से लॉ को प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझिए भाई, ये बताइए ये डाटा किसी केमिकल रिएक्शन का तो है नहीं, ये तो सिंपल कंपाउंड का डाटा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसके लिए था, ये केमिकल रिएक्शन के लिए है। तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। तो यहां पर इलिमिनेट कीजिए, हम लोग जितने भी लॉ पढ़े हुए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के वो सारा याद कीजिए और एक एक ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो तो केमिकल रिएक्शन के लिए था, यहां कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, तो ये डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नहीं है। चलिए उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था, उस स्टेटमेंट को मैं याद दिलवाता हूं। कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से उसको बनाए, तो कोई भी कंपाउंड, तो एक केमिकल कंपाउंड की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल वाटर किसी भी सोर्स से ले, किसी भी मेथड से बनाए। फिर एग्जांपल देते हैं, ग्लूकोज किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से बनाया जाए, तो एक गिवन कंपाउंड की बात हो रही है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन में गिवन कंपाउंड की बात करते हैं, यहां तो दो दो कंपाउंड है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी नहीं है। चलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आज ही पढ़े हैं। एक एलिमेंट है ए, वो
दूसरे एलिमेंट बी और सी के साथ कंबाइन कर कर कंपाउंड बना रहा है, बी और सी भी आपस में कंबाइन कर कर कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये बताइए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। यहां देखिए यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 2 ही एलिमेंट हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी नहीं है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो हाँ आइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट कंबाइन कर कर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर कर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। देन द फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास फिक्स कर देते हैं, तो ऑक्सीजन के फिक्स मास के साथ हाइड्रोजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करेगा एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में, या हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास कंबाइन करेगा वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में। तो ये जो डाटा है किसको इलस्ट्रेट कर रहा है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होगा, क्यों? तो केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्यों? तो किसी गिवन कंपाउंड के लिए है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। यहां पर कितने एलिमेंट है? तो 2 ही एलिमेंट है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग का ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ध्यान में रखें। अब आप लोगों को क्वेश्चन बनाना हो, कहीं से किसी भी बुक से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, या असाइनमेंट से भी क्वेश्चन बनाना हो तो कहीं से भी आप लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, बना सकते हैं। ये टॉपिक हम लोग का या ये चैप्टर हम लोग का क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।